हैं और बाकी लोग किस तरफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए, शामिल होने के लिए और बातचीत करने के लिए। अजीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मंच पर आएं। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम लगातार जारी है, निरंतर ये कार्यक्रम जारी है। और अब मैं इस प्रतिष्ठित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा संदीप सिंह जी को, एजुकेशन मिनिस्टर यूपी, स्वतंत्र प्रभार। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी उदय प्रताप सर। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत संदीप सिंह जी का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और मंच पर संदीप सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, स्वतंत्र प्रभार। और आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट जो है कम नहीं होनी चाहिए। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी उदय प्रताप। उदय, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। नमस्कार, आप सबका दोबारा मैं स्वागत करता हूं। हमारे अगले सेशन की ओर हम अब बढ़ेंगे, जिसमें जुड़ रहे हैं अब उत्तर प्रदेश के बहुत ही होनहार और युवा मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं ये। बेसिक शिक्षा विभाग इनको की जिम्मेदारी दी गई है इनको मुख्यमंत्री द्वारा। और संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ आज आए और शौर्य सम्मान 2025 का ये जो आयोजन है उसमें आज आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। आज ITV नेटवर्क्स के द्वारा शौर्य सम्मान 2025 का आयोजन आपने दूसरी बार लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में किया है मेरे ख्याल से। और ये कार्यक्रम अपने आप में, अपने नाम से इस कार्यक्रम की जो भावना है वो उजागर होती है। और जिस तरह से हमारी वीर सपूतों ने, हमारी सेना के वीर जवानों ने, हमारे पुलिस बल के वीर जवानों ने सरहद पे और प्रदेश भर में विभिन्न, जब उनकी आवश्यकता पड़ी, अलग अलग जगहों पर बिना किसी चीज़ की परवाह करे हुए अपनी परिवार, अपने प्रियजन, सभी लोगों की किसी की परवाह ना करते हुए इस प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे हमारे वीर सपूतों के लिए, सिपाहियों के लिए, वीर जवानों के लिए ये कार्यक्रम उनको समर्पित है। मैं अपने हृदय से सभी हमारे जो भी वीर सिपाही हैं, सभी वीरों को नमन करता हूं। अपने हृदय से उनको, उनके परिवार को मैं नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो उनका बलिदान है, उनका बलिदान कभी भी जाया नहीं जाएगा। और जिस सोच के साथ उन्होंने इस देश की सेवा, इस प्रदेश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी, हम उनकी सोच और उनके कार्यों को आगे लेकर के जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में हमसे जो भी बेहतर बन सकता है, हम वो हर एक प्रयास करेंगे और उनके कार्यों को हम हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे, उनके बलिदान को। जी बिल्कुल, कितना ज़रूरी है कि हम उनके बलिदान को जो हैं वो याद करें और नमन करें। जिस तरह से आपने बताया अभी, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, क्योंकि असल ज़िंदगी में हम, इनफैक्ट फिल्म के भी एक दो हीरोज़ हैं यहाँ, मगर वो कह रहे थे ये रियल हीरोज़ हैं। और इस वजह से देशवासियों को हमेशा ऐसे कार्यक्रम द्वारा और असल ज़िंदगी में भी उनको नमन करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म में, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पर्दे पे हम जो भी चीज़ें देखते हैं उसको स्क्रिप्टेड किया जाता है और पहले से सारी चीज़ें तय की जाती हैं कि क्या क्या घटना और किस तरह से वो सारी चीज़ें होंगी। वो हमको दर्शाने के लिए होता है, हमारे अंदर एक भाव देशभक्ति का उत्पन्न कराने के लिए होता है। और उन सारी चीज़ों को देख करके हमारे जो भी कलाकार पिक्चरों में, बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे काम करते हैं, उनसे देश भर के और प्रदेश भर के सभी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि देश के प्रति हमें किस तरह से हमारा भाव होना चाहिए। बल्कि लेकिन जब मैं रियल लाइफ हीरोज़ की, आपने कहा कि ये भी हमारे वीर सपूत जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, इनके लिए ये कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती है और सारी चीज़ वास्तविक में, असली में ये घटनाक्रम पूरा घटित हो रहा होता है। और उस समय क्या निर्णय लेना है, क्योंकि अपनी जान की बाजी पे खेल जाना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटी बात होती है। ये निर्णय लेना उस समय, उस सेकंड, कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचा करके भाग के भी जा सकता है,
लेकिन उनके लिए ये प्राथमिकता होना कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, अपने प्रदेश की सेवा करनी है और मैं अपनी जान पे खेल करके इस देश के वासियों को बचाऊंगा, ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जितने भी सम्मान के साथ हम इनको सम्मानित करें, इनके परिवार को हम सम्मानित करें, ये वाकई में हमारे लिए एक रियल हीरोज हैं और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, जिनसे हम सब लोगों को प्रेरणा लेकर के मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। और देश की सेवा के लिए हमें किसी भी निर्णय को लेने के लिए जिससे हमारे देश को हित के लिए, हमारे देश के और देश की जनता के हित के लिए कोई भी निर्णय लेना हो, उसमें हमें कोई भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ये हमें प्रेरणा देता है। इससे पहले कि अब हम आपके मंत्रालय पे भी आएं और सरकार के कामकाज पर भी आएं, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्योंकि कल ही हमने देखा कि बहुत ही खास एक आयोजन हुआ था लखनऊ में। देश भर में कल्याण सिंह जी को सब याद कर रहे थे, कल उनकी पुण्यतिथि थी। हम सब के लिए वो बाबूजी हैं, मगर आपके लिए वो आपके दादाजी हैं। तो कल ये जो कार्यक्रम था वो कैसे गया, उस पर आप क्या कहेंगे? और आज भी कल्याण सिंह जी की रेलेवेंस क्या है संदीप जी, 2025 में भी उत्तर प्रदेश के लिए, वासियों के लिए जो आज आपको देख रहे हैं, क्या कुछ वो सीख सकते हैं उनसे? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब मेरे ग्रैंडफादर बाबाजी कल्याण सिंह, जिनको मैं बाबा जी बोलता हूँ, जब उनकी बात आती है तो सबसे पहले उनकी सरकार के समय उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया गया था, सबसे पहले उसकी चर्चा होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार मुझे लगता है कि जब उनकी सरकार बनी 91 में, लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ होती है और किस तरह से आतंकियों को, घुसपैठियों को, नक्सलियों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इसको एक उदाहरण के रूप में सुशासन क्या होता है और सरकार की अगर धमक हो और शासक जो सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति उस सरकार को चला रहा, उसकी क्या शक्ति होती है, उसको मुझे लगता है कि 91 में पहली बार इस प्रदेश की जनता ने देखा कि जब बाबूजी ने अपने सख्त निर्णयों से इस प्रदेश में सुशासन को स्थापित किया। और आज भी बाबूजी अब शारीरिक रूप से, फिजिकली हम सब लोगों के बीच में भले ही नहीं है, लेकिन हर वर्ष बाबूजी का जो 5 जनवरी को जन्म दिवस का, जन्म जयंती का कार्यक्रम होता है, वो लखनऊ में ही, यहीं जो उनका सरकारी आवास था, जिस पे लंबे समय तक बाबूजी ने उस स्थान पर रह करके इस प्रदेश भर के जनता के लोगों के साथ में जुड़े रहने का कार्य किया, उसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। और कल 5 जनवरी थी तो बाबूजी का 93वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी बाबूजी के साथ में जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े लोग थे, नेता लोग थे, और उनके साथ में जुड़े हुए गांव दराज से भी, प्रदेश भर के गांव के भी लोग बहुत सारे जो ऐसे हैं, वो आज भी उनको याद करने के लिए एकत्रित होते हैं। और बाबूजी के उन कार्यों को, बाबूजी ने जिस तरह से हिंदुत्व को एक नया चेहरा दिया और सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य किया, आज उनके भावों को याद करते हैं और हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम भी बाबूजी की तरह उसी मार्ग पे प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ सकें। आज क्या कहते कल्याण सिंह जी, जैसे आप कह रहे हैं हिंदुत्व को उन्होंने किस दिशा से आगे बढ़ाया था, आज क्या कहते कल्याण सिंह जी, ये जो वर्तमान में माहौल है हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी, जब आपने सनातन की बात करी, और सनातनी होने के नाते हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, मुझे लगता है कि विश्व में सबसे पुरानी और प्राचीन परंपरा हमारी परंपरा है और इस पे हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार हो और इसको सशक्त और मजबूत बनाना, मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए इससे भी बेहतर और कोई कार्य हो सकती है, और कोई कार्य हो सकता है। सरकार हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर मजहब के लिए, हर मजहब के लोगों के लिए बराबर कार्य करती है, हर मजहब के लोगों को सम्मान भी देती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम हिंदू और हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो हमारे देश में, अगर हम भारत में रह करके हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में रह करके हम हिंदुओं को आगे लेकर के जाने की बात नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कहीं और इस चीज़ के बारे में, इस पूरे विश्व में कहीं और इस चीज़ के बारे में चर्चा होगी। इसीलिए मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां पर हमारी सनातनी परंपरा को और हिंदुत्व को खास तौर पे बढ़ावा देने का काम किया जाता है।
और ये आज की आवश्यकता भी है। मगर विपक्ष कहता है ये पॉलिटिकल प्रचार क्यों होता है बीजेपी का हिंदुत्व का? देखिए, पॉलिटिकल प्रचार मुझे नहीं लगता कि हमारा जो पूरा पार्टी का बैकग्राउंड है और हमारी जो सोच है वो यहीं से निकल करके आती है। मुझे लगता है कि हम कोई दिखावा नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदुत्व के बारे में और सनातन को आगे लेकर के जाने में कोई आज से इस चुनाव से या पिछले चुनाव से किसी मुद्दे को लेकर के मुझे लगता है कि लोगों के सामने नहीं आई है। जब से इस पार्टी का गठन हुआ है उस समय से हमारी सोच, हमारी विचारधारा हमेशा से हिंदुत्व को आगे लेकर के जाने की थी। और आज मुझे लगता है कि केंद्र में भी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, मुख्यमंत्री जी के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में अपने भाव को, हमारे विचारों को लेकर के जाने में हम सब लोग सफल हुए हैं और हिंदुत्व को सशक्त बनाने की जो हमारी विचारधारा है वो हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसीलिए हम सब बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। जनवरी का महीना है, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ था राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का। बहुत से लोग वहाँ उपस्थित भी थे। कुछ लोग भूल तो ज़रूर गए मगर बहुत लोग नहीं भूले कि कल्याण सिंह जी का क्या योगदान था। परिवारजन के नाते आप क्या कहेंगे जो लोगों ने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कल्याण सिंह जी के योगदान पर भी? देखिए, बाबूजी का तो आपने जब राम मंदिर की बात करी है तो उनका सपना था कि एक भव्य दिव्य राम मंदिर बन करके खड़ा हो, तैयार हो। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे त्याग किए इस राम मंदिर को खड़ा करने के लिए। राम मंदिर की जो कल्पना थी इस विश्व की, इस दुनिया में कि भव्य राम मंदिर कैसा होना चाहिए, उसके पीछे मुझे लगता है कि बाबूजी का जो योगदान है वो एक बहुत बड़ा और अहम योगदान है। बाबूजी ने, जैसे कि आपने बात करी कि बाबूजी का जब एक सपना था कि राम मंदिर बने, बाबूजी ने जब मुख्यमंत्री थे उस समय जिस स्थान पे आज राम मंदिर बन करके हमारा खड़ा हुआ है वहाँ पे ढांचा को जो ढाया गया और जो उस समय की घटना हुई, उस घटना के समय बाबूजी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और घटना की पूरी जिम्मेदारी बाबूजी ने स्वयं अपने कंधों के ऊपर ली थी कि किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं है। किसी के ऊपर भी अगर कोई कार्रवाई करनी है तो किसी के ऊपर ना करके मेरे ऊपर ये कार्रवाई की जाए। उनके ये स्वयं के ये शब्द थे। वे गर्व करते थे कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए और प्रभु श्री राम के लिए अगर मुझे किसी भी हद तक जाकर के कोई कार्य करना पड़े या त्याग करना पड़े, उन्होंने वो त्याग को किया और अपने हद से भी जो भी वे कर सकते थे उस समय, मुझे लगता है कि उनके हाथ में जो भी चीजें होंगी उस समय उन्होंने हर एक वो निर्णय लिया कि हम हिंदुत्व को आगे लेकर के जा सकें और प्रभु श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर सकें। और मुझे खुशी है कि बाबूजी के रहते हुए उनके जीवन काल में राम मंदिर की नींव रख दी गई। बाबूजी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उस समय कोविड का समय था और बाबूजी जाना अवश्य वहाँ पे चाहते थे उस स्थान पे जब वहाँ का भूमि पूजन हो रहा हो, लेकिन हम सब लोगों ने भी उनसे अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोविड का समय है, बाबूजी अगर घर पे ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो स्वयं बैठ करके टीवी में हर एक चीज़ को बाबूजी ने देखा और बड़े भावुक थे उस समय बाबूजी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की जब नींव रखने का कार्यक्रम किया जा रहा था। और आज 2025 है और ये 2025 अपने आप में एक इतिहास को भी रचने वाला है। आने वाली इस 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के, राम मंदिर में जब प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान हुए थे उसको 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और राम मंदिर भी अपना भव्य जो दिव्य जो उसका स्वरूप है वो पूरा लेता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये विश्व का सबसे ऐसा एक स्थान होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जाकर के भगवान प्रभु श्री राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को अर्पित करने का जो शुभ कार्य है वो सब करेंगे। हम सब लोग मिल करके प्रभु श्री राम के प्रति जिस तरह से बाबूजी की जो आस्था थी, हम सब बाबूजी के उसी मार्ग पे और हम भी प्रभु श्री राम के प्रति उसी आस्था के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जनवरी में एक और तारीख जो बेहद खास है जो आने वाली है वो 13 जनवरी को जो है महाकुंभ का पहला स्नान जो है वो होगा। महाकुंभ जो है वो 26 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तैयार है भव्य तरीके से इसको करने के लिए? विश्व भर में शायद इतिहास इस बार महाकुंभ रचने वाला है।
देखिए, ये जो कुंभ का आयोजन है, महाकुंभ का जो आयोजन है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और इतिहास में इस कार्यक्रम को मुझे लगता है कि याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिव्य भव्य कुंभ की जो तैयारियां की हैं, हमने हर एक व्यक्ति जो इस कुंभ में जाकर के इस कुंभ का हिस्सा बनेगा, उसके लिए छोटी से छोटी चीजों की हमने व्यवस्था की है। और इस बार का जो हमारा कुंभ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये एक नया भारत है और डिजिटल इंडिया का उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने की बात की है, तो जब डिजिटल इंडिया में एक नए भारत में जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, तो कुंभ भी क्यों ना डिजिटल हो। तो इस बार इस कुंभ को भी हमने डिजिटल कुंभ के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कुंभ में हर एक छोटी से छोटी चीज को हम सब लोगों ने डिजिटली किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उसको बेहतर किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर हमारी सरकार ने ध्यान किया है। कुंभ की ऐप बनाई गई है, कुंभ में सुरक्षा के लिए AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और मुझे लगता है कि जब आपने कुंभ की बात करी और जब हर एक विभाग अपना कुंभ में योगदान दे रहा है, तो इस कुंभ में हमने शिक्षा के लिए भी मेरे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 5 परिषदीय विद्यालय दिव्य कुंभ योजना के अंतर्गत हमने कुंभ में भी लगाए हैं, जिस सेक्टर 1 में, सेक्टर 2 में, सेक्टर 7, 10 और 13 5 विद्यालय हमने कुंभ में लगाए हैं, जिसके माध्यम से वहाँ पे जितने भी श्रमिक हैं, लगभग 15,000 से अधिक श्रमिक जो वहाँ पे कुंभ की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए हमने इस व्यवस्था का भी ध्यान दिया कि जिस लंबे समय तक ये कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, उस समय बच्चों की उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। तो उस कुंभ में हमने विद्यालयों को भी सारी सुविधाओं के साथ, ये विद्यालय कोई आम विद्यालय नहीं है, इसमें स्मार्ट क्लास, हर एक चीज़ बच्चों को जो लर्निंग बाय डूइंग, जितने भी प्रोग्राम्स हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उस सारी सुविधाओं से युक्त इन स्मार्ट क्लासेस को, सुविधाओं से युक्त इन स्कूल्स को हम सब लोगों ने बना के तैयार किया है। 1000 तक बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ेंगे और मुझे खुशी है कि लगभग 700 से 800 की संख्या में बच्चों वहाँ पे एनरोल्ड भी हो चुके हैं और जो कि प्रतिदिन वहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप ये मिडवे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं सरकार का यूपी में योगी 2.0 सरकार का हाफवे पॉइंट अब आने वाला है 2025 में ही, 2027 में दोबारा चुनाव होंगे। कितना काम हो पाया है आपके द्वारा, आपके विभाग में, बहुत ही अहम विभाग आपको दिया गया था बेसिक शिक्षा का, कितना आप कर पाए हैं, आगे का लक्ष्य क्या है, कितना बच गया है, चुनौतियां क्या रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इस सरकार में 2017 में जब से हमारी सरकार बनी, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और बुनियादी बदलाव इस सेक्टर में लेकर के आए गए। खास तौर से जब मैं एजुकेशन के और प्राइमरी स्कूल्स के और परिषदीय विद्यालयों की जब मैं बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की क्या स्थिति थी, ये हम सब लोगों ने 2017 से पहले देखा है। परिषदीय विद्यालयों के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, पठन पाठन के कार्यों के ऊपर, उनके तौर तरीकों के ऊपर किसी को भी प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं था। वहाँ पे बच्चों को केवल, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे, असहाय वर्ग के बच्चे ही हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं और उनके परिवार के बच्चे जब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं तो किसी भी तरह की उनको सुविधाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चे केवल नाम के लिए एनरोल किए जाते थे और विद्यालयों में टीचर्स के नाम पे एडॉक टीचर्स, स्वयं टीचर्स एडॉक टीचर्स रख लेते थे। ये व्यवस्था चलती थी और पठन पाठन का कार्य बिल्कुल ही समाप्त हो चुका था। हमने इस व्यवस्था को आते ही 2017 में पूर्ण रूप से बदलने का कार्य किया। ऑपरेशन कायाकल्प को चलाया गया, टीचर्स की उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया, बच्चों की पठन पाठन के लिए, पढ़ाई के लिए बच्चों की यूनिफॉर्म्स को हम सब लोगों ने दोबारा से रीडिज़ाइन किया, बच्चों के करिकुलम को हम सब लोगों ने रीडिज़ाइन किया। और बल्कि मुझे बताते हुए खुशी है कि आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में हमने NCERT के करिकुलम को लागू कर दिया है, ताकि हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो गरीब वर्ग से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी तरह का हमारा फोकस है, हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों के जीवन पे, बच्चों के भविष्य के साथ में किसी को भी खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। और जब हम शिक्षा की समानता का बात करते हैं, तो जो कॉन्वेंट स्कूल्स में या किसी भी बड़े बड़े स्कूल्स में, अच्छे अच्छे स्कूल, जो वही शिक्षा, वही किताबों का, वही करिकुलम हमारे प्राइमरी स्कूल में भी बच्चों को पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इसीलिए हमने सेम करिकुलम हर एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा की समानता का जो अधिकार है वो देते हुए NCERT का करिकुलम भी लागू किया है। जी।
हमने अपने स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस को लगा करके चालू किया है। लर्निंग बाय डूइंग के भी कार्यक्रम हम सब लोगों ने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब छोटी अवस्था में होते हैं तो बच्चे काफ़ी सारे अपने करियर को उसी समय जिस भी क्षेत्र में बच्चों की रुचि होती है उसको तभी चुन लेते हैं। तो हमने लर्निंग बाय डूइंग्स के, जिसमें बच्चे अलग अलग ट्रेड्स में जा कर के, कोई कारपेंट्री हो या इलेक्ट्रीशियन हो, किसी भी तरह के ट्रेड्स में जाके बच्चे उस समय में अपने स्कूल में भी अपने टूल्स के बारे में समझें, सारी चीज़ों के बारे में समझें। इस तरह के हम सब लोगों ने प्रोग्राम्स को बना करके इंट्रोड्यूस किया है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारी ये जो नई पीढ़ी है, इस नए भारत के लिए हम जो भी अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं उसको योगदान देने में अपना एक सशक्त और महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम करेगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे पास पढ़ रहे लगभग 1,70,00,000 से अधिक हमारे पास छात्र हैं, जिनके लिए हम हर एक सुविधा को मुहैया कराते हैं। डीबीटी के माध्यम से हर एक बच्चे तक 1200 रुपए की धनराशि को हम सब लोग भेजने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे अपने स्टेशनरी, कॉपी किताब, बुक्स, बैग, ये सारी चीज़ों को बच्चे स्वयं अपने उनके अभिभावक उनको क्रय करके दे सकते हैं। हर एक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी एक भी रुपए के भ्रष्टाचार के इस व्यवस्था को हमने बना करके लागू किया है कि पूरा पैसा जो बच्चे के हक का है वो बच्चे तक पहुंचे। ऐसे विभिन्न हम लोगों ने बुनियादी बदलाव किए हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र, हम जितनी भी बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि कम होगा। जो हमारी सरकार ने खासतौर पे कायाकल्प की, जैसे कि मैंने बात करी, कायाकल्प में विद्यालयों की जो है पूरी की पूरी तस्वीर बदलने का काम किया गया है। मूलभूत सारी सुविधाएं, टॉयलेट्स, स्मार्ट क्लासेस, क्लासरूम में बच्चों के लिए फर्नीचर हो, टाइल्स हो, टॉयलेट हो, पीने के लिए पानी हो, ये सारी सुविधाएं एक स्कूल में होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और 2017 से पहले हमारे हर एक स्कूल में ये व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रदेश में हमारे लगभग 1,30,000 से अधिक परिषदीय विद्यालय हैं, जहां पे ये सारी सुविधाएं 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से पूरा करने का काम किया है। हर एक विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, क्लासरूम में फर्नीचर की व्यवस्था हम लोग बहुत तेजी से पूर्ण करते जा रहे हैं। ये नहीं कहता कि हर एक स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध हो चुका है, लेकिन प्रतिवर्ष, क्योंकि 1,30,000 स्कूल में लगा एक साथ फर्नीचर पहुंचाना संभव नहीं है, लेकिन फर्नीचर भी हम, हमारे बच्चे जमीन पे बैठ करके नहीं पढ़ेंगे, फर्नीचर पे बैठ के पढ़ेंगे। और स्मार्ट क्लास से और टेक्नोलॉजी के साथ में हमने हर एक विद्यालय को 2-2 टैबलेट भी दिए हैं, जिसके माध्यम से डिजिटल एजुकेशन को भी हम सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम हर एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत काम किया है, बहुत बदलाव हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं 2017 के बाद योगी सरकार में, और उम्मीद करते हैं कि आप ये नेक कार्य जो हैं वो जारी रखें। संदीप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर टेन्योर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सिंह जी, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को दिया। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और महत्वपूर्ण बातचीत जो है वो आपने की है इंडिया न्यूज़ के साथ। जिस तरीके से शिक्षा को लेकर बातचीत हुई, शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू जो है माना जाता है, और यहीं से देश का भविष्य जो है तय होता है। बहुत शुक्रिया सर। स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश सरकार, Co-powered by इंदिरा गैस, एसोसिएट स्पॉन्सर शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in।